महेश्वराय, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस और इसके पहले हमने समास को आपको पढ़ाया उस पढ़ाया है। आज हम एक नए टॉपिक को आपके सामने आज हम प्रत्यय के विषय प्रत्यय है क्या, प्रत्यय का कार्य क्या, प्रत्यय के जुड़ने पर क्या क्या परिवर्तन हो अर्थ में, सारे विषयों को आप ध्यानपूर्वक आप इसको समझिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। आर्ट वाले बच्चे तो भाई इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ें ही, लेकिन इसके अतिरिक्त साइंस वाले बच्चे हैं ये न सोचे बात नहीं, ये जरूर आप प्रयास किया करिए, देख लिया करिए। तो चलिए पहले हम प्रत्यय बना शब्द कैसे है इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो परिभाषा आपके ग्रंथ में दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, अब इसे ये प्रत्यय शब्द है, अगर कोई आपसे ये प्रत्यय शब्द बना कर, पहला आप ये जानते हैं सबसे पहले सर्ग हो प्रत्यय का हलंती हो गया, क्या गया हो गया। अब क्या हो गया समय यहाँ क्या था, अय था, अय था, धातु है और इस अच प्रत्यय लगा, अच प्रत्यय का लोग कर देंगे, अब बच जाएगा वो इसी में मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम यड़ संधि करेंगे तो ई का यह हो, यही ई का यह हो जाएगा, में हल जाएगा तो पूरा ये यहाँ पे क्या में हल क्या करेंगे, जब लोग कर देंगे ये अब बचेगा देंगे करते हुए, समझ में आया ना। देखा जैसे यहाँ ई है, ई का जब हम यह कर देंगे तो आधा हो जाएगा ना। अब ये जो यह है वो हलंत वाला आएगा क्योंकि व्यंजन क्या होता है हलंत होता है कि नहीं। देखिए इतना खाली इतना समझेंगे तो ऐसे है प्रति दस आय। अब यहाँ पर अड़ संधि करेंगे एक चीज से तो हो जाएगा में हल, ई के स्थान पे क्या होगा यह, यहाँ क्या होगा आय। अब ये अ किसमें जुड़ेगा यह में, अब ये दोनों व्यंजन है इसलिए जुड़ेंगे नहीं अलग अलग रहेंगे, बन गया प्रत्यय पूरा पूरा हो गया। अब ये यह आधा है इसकी वो भी अ चाहिए, तब हम अच प्रत्यय लगा देते प्रत्यय, तो च का लोप कर देंगे सिर्फ अ बचेगा, तो वही जो अ है इसी के बाद अ यही इसमें मिल जाएगा क्या बन जाएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि शब्द बना कैसे आप यही बताएंगे कि प्रति उपसर्ग है, अय धातु है और अच प्रत्यय। अब प्रत्यय का परिभाषा अगर दिया जाए सिंपल भाषा तो आप यही कहेंगे कि ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द या धातु के बाद में, हाँ दोनों शब्द बोलना है, धातु भी बोलना है और शब्द भी, मतलब जो धातु या शब्द के बाद में आए और जुड़ करके उस पूरे अंश में शब्द को या धातु के अर्थ को क्या कर दे परिवर्तित कर दें बदल दें, ठीक ना। तो उसे ही क्या कहेंगे प्रत्यय। बस इतना ही है कि ऐसे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के बाद में आकर के उनसे जुड़ जाते हैं और उस धातु या शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे ही प्रत्यय कहते। प्रत्यय शब्द बना कैसे है तब आप ये बताएंगे कि प्रति उपसर्ग है, अय धातु है और अच प्रत्यय, इतना तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो आपकी किताब में दिया गया है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। अब ऐसे प्रत्यय हमको बताना तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा कि प्रतीयते विधीयते जय, क्या कहा जा रहा है प्रतीयते विधीयते इति, मतलब ये कि प्रतीयते अर्थात विधीयते माने जिस विधान किया जाए
प्रयोग किया जाए, जिसको शब्द या धातु में जोड़ा जाए, उसको ही प्रत्यय कहते। लिखा जो वर्ण या वर्ण समूह इसी धातु, देख रहे हैं ना क्या शब्द के कहा, तो अंत में आपको ध्यान, अंत में जुड़ करके नए अर्थ की प्रतीति कराते, नए अर्थ की। तो जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, पुराने अर्थ को हटा करके नया अर्थ बताएंगे, तब उन्हें प्रत्यय, संस्कृत में प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण होता। प्रत्यय धातु या शब्द बाद में होगा। अब इस अतः इसी के आधार पर, इसी धातु और दोनों में लग रहा है, कभी धातु में कभी शब्द में। तो धातु में लग रहा है तो क्या हुआ, शब्द में लग क्या हुआ, इसी के भेद के धातु ने दो भागों में बांटा। तो धातु के साथ जब साथ जुड़ेगा तो उसको कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं, कृदंत। देखिए कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय करेंगे अंत तो जाएगा, जाएगा तो बन कृदंत, ठीक ना। तो कृत प्रत्यय और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय मान और शब्द, ठीक ना, आदि में विशेषण आदि में लगते हैं, ठीक ना। दो चीज है तो यहाँ। अब देखो पहला कृत प्रत्यय इन्होंने बताया कि जब कोई पदार्थ, क्या लिखा, जो हमने शब्दांश बोल दिया था, अब यहाँ संस्कृत हिसाब से दोनों चीज है। देखिए यहाँ दिया नहीं, दोनों है कि जब ऐसा पदांश या शब्दांश जो किसी धातु के बाद में जोड़ा जाता है, और तो उसे हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय का। क्या कहेंगे, जब धातु के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, धातु के साथ, तब हम उसे कहेंगे कृदंत। और जब वही संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, तद्धित। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि कृत प्रत्यय प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तो आप बताएं कृदंत कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे तद्धित प्रत्यय, ठीक ना। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। विशेषण अव्यय की तरह कार्य करते, जब जुड़ जाएगा प्रत्यय तब वही जो धातु था, अब वह धातु संज्ञा की तरह काम करेगा, विशेषण की तरह कार्य करेगा, और अव्यय अव्यय की तरह काम करेगा। तीन चीजें, कभी वो संज्ञा बन जाएगा, कभी वह विशेषण बन जाएगा, और कभी वह क्या बनेगा, अव्यय बन जाएगा। जैसे तुमुन प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय में जोड़े तुमुन प्रत्यय, कर्तुम बन गया, करने के लिए, तो अव्यय पद। अब दूसरा इन्होंने कहा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के लिए इन्होंने परिभाषा बताया कि जब कोई पदांश या शब्दांश की संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय बने शब्द को प्राय तद्धितांत का, ठीक ना। सिंपल सी बात, आपने दो चीजें नोटिस किया। पहला तो ये आपने देखा कि प्रत्यय शब्द बना कैसे है, तो हमने आपको बताया कि प्रति जब इनका हम योग कर देते हैं, हम तो बन जाता है प्रत्यय। अब ये हुआ प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, कहाँ इसका मतलब है, तब परिभाषा लिखा गया कि प्रतीयते विधीयते यदि प्रत्यय है, अर्थात जिनका विधान किया जाता है, जिनका प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय कहते हैं। अब इसके बाद इन्होंने हिंदी में परिभाषा बताया, ऐसा शब्दांश या वाक्यांश जो किसी धातु या शब्द या पद में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते, बदल देते हैं। अब आपने दो शब्द देखा था कि धातु एक शब्द, अर्थात जब यह प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ेंगे उन्हें कृत प्रत्यय कहेंगे, कृदंत प्रत्यय कहेंगे। और जब यही प्रत्यय शब्द अर्थात संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे तब उसे क्या कहेंगे, तद्धित कहेंगे। क्या कहेंगे,
तद्धित। क्लियर ना, इतनी बात आपको आ गया। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहला आपका अब यहाँ प्रत्ययों की भेद के विषय में बातें अब आगे शुरू होंगी। सबसे पहला आपका प्रत्यय कृत प्रत्यय में क प्रत्यय, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा प्रत्यय कृदंत वाला है, तद्धित। सिलेबस में बस आप उतना जानते रहिए तो भी कोई दिक्कत है ठीक है। साइंस वाले बच्चे कुछ सोचते हैं हम काहे पढ़ें, सिलेबस में नहीं, सिलेबस में नहीं, तो आप अर्थ निकाल गद्य का हाँ, तो अर्थ निकाल आपको जरूर जानना पड़ेगा ना इसका मतलब कैसे अर्थ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ तो कुछ नियम आपके समक्ष दिए गए हैं, पहले हम इसको पढ़ दे रहे हैं, बताएंगे कि हम कैसे जानेंगे कि प्रत्यय और इसके जुड़ने पर क्या परिवर्तन। तो देखिए सबसे पहले प्रत्यय क्या है, अब इन्होंने कहा प्रत्यय भूतकालिक क्रिया, भूतकाल माने जो बीत, हाँ मतलब जब हम प्रत्यय किसी जोड़ते हैं, कृदंत है ये, धातु में जोड़ेंगे, तब वह जो धातु है वह भूतकाल का बोध कराएगा। किसका कराएगा, मान बीते पास्ट टेंस का, और वो भूतकालिक क्रिया बनेगा, अथवा वह कभी कभी क्षण शब्द बनाने के लिए भी त प्रत्यय का प्रयोग। मतलब ये कि कोई धातु है, अगर आपको उसका रूप याद नहीं है भूतकाल का, तो इन्होंने कहा कि भाई आप त प्रत्यय लगा करके भूतकाल का अर्थ ले का प्रयोग कर सकते। क्लियर है ना एक बात। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि यह जो त प्रत्यांत वाले धातु, उन धातुओं में क्या होगा कि वो भूतकालिक धातु बन जाएंगे, और विशेषण शब्द बनाने के लिए अगर त प्रत्यय हम किसी भी शब्द को विशेषण के रूप में प्रयुक्त करना चाहें के रूप में, तो भी त प्रत्यय का प्रयोग कर सकते। माने बस त प्रत्यय का दो काम है, एक तो क्रिया को भूतकाल का बनाए और एक तो शब्द को विशेषण के रूप में प्रयोग कराएगा, विशेषता के रूप में। चलिए अब कहा इन्होंने त शेष बस त प्रत्यय, इस त प्रत्यय क है यही बचेगा ना, और जो क है हलन वाला क का क्या होगा, लोप हो जाए, क्या हो जाए, एक सूत्र दशक देते हैं छोड़िए, लेकिन इतना जान लीजिए उसी क का क्या होगा, लोप हो। जब क का लोप होगा तो इसको कहते हैं कित, क्या कहते हैं, कित। अब कित को जब अलग करेंगे क प्लस इत मिलेगा, क प्लस इत, माने ऐसा प्रत्यय की क्या हुई है, संज्ञा, क्या हुई है संज्ञा। हम संधि जब पढ़ा रहे थे बताए थे कि पहले हम क्या करते हैं, संज्ञा करते हैं फिर लोप करते हैं, हाँ? तो क की संज्ञा हुई है, इसका फिर लोप हो जाए। अब कोई कहेगा त प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, तो आप पहला बात बताएंगे कृदंत प्रत्यय। क्या है, कृदंत, क्योंकि यह कृत प्रत्ययों से जुड़ रहा है, कृदंत वाले धातुओं। और फिर आप ये पूछा जाए कि ये जो त प्रत्यय है ये कैसा प्रत्यय, तो आप बताएंगे कित है। क्या बताएंगे, माने इसमें क की संज्ञा हुई है, लोप हुआ, तो बच जाता है क्या, त शेष बस, माने क हट जाएगा, खाली त आपको दिखेगा जब आप जोड़ेंगे किसी धातु में। फिर कहा यह किसी सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में और अकर्मक धातुवाच्य में। यहाँ थोड़ा सा का विषय ये रहेगा, सकर्मक अकर्मक ज्ञान ना। सकर्मक मतलब ऐसी धातु जो कर्म से युक्त हो, जो कर्म से युक्त धातु, और अकर्मक धातु मतलब ऐसी धातु जो
कर्म से जुड़ा हुआ न। जैसे हंसना, खाना, पीना, सोना, ठीक ना। अर्थात जब कर्ता कोई काम करे और उस क्रिया का प्रभाव कर्ता के ही ऊपर पड़ जाए तो वह धातु क्या होगी, अकर्मक होगी। मतलब कि ये माना जाएगा कि आपने कोई काम नहीं। जैसे आप हंस दिए, आप शर्मा गए, आप लज्जित हो गए, आप सो रहे हैं, तो इस सोने रूपी क्रिया में, लज्जा रूपी क्रिया में, हंसने रूपी क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ रहा है? स्वयं हंसने वाले पर, स्वयं लजाने वाले पर, स्वयं सोने वाले पर। भाई राम लजा गया तो लजाया, शर्माया, हंसा, तो ये तो राम के लिए ना फायदेमंद है। राम खाया, राम के लिए है। तो कहने मतलब जब कर्ता कोई क्रिया करे और उस क्रिया का फल किसको मिल जाए, कर्ता को, तो वह धातु अकर्मक धातु। लेकिन जब कर्ता कोई कार्य करे और उस क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ जाए, क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्या हो जाएगा, सकर्मक। जैसे राम विद्यालय जाता है, अब यहाँ जाना रूपी क्रिया हो रही है, उसका परिणाम ये होगा कि एक दिन राम विद्यालय पहुंच जाएगा। तो जाना रूपी क्रिया का प्रभाव विद्यालय के ऊपर पड़ा, राम के ऊपर नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ पर गच्छ धातु जो है, गम धातु जो कि गच्छ आदेशित हो जाता है, तो गम धातु कैसी है, सकारात्मक धातु, मतलब उस वह कर्म से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो यही यहाँ है बताना। तो सकारात्मक धातु में भी त प्रत्यय जुड़ेगा और अकारात्मक धातु में भी प्रत्यय त जुड़ेगा। ठीक हो गया ना। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि इससे बने शब्द क्रिया तथा विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब जिसमें हम त प्रत्यय जोड़ेंगे जिन धातुओं में, वह धातु क्रिया के रूप में ही प्रयुक्त होगा अथवा विशेषण का भी काम करता, उसके रूप अर्थात त प्रत्यांत जो पद होगा उसके रूप पुल्लिंग में काम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के, रमा माने लक्ष्मी, और नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चले। अब ये रूप मतलब शब्द रूप, रूप माने ठीक ना, इसे राम राम रामा रूप बनता है। वैसे एकता प्रत्यांत जो पद है, जो शब्द है, जो धातु है, का भी रूप चले। पुल्लिंग में अगर वो पद होगा तो राम की तरह हो जाएगा, स्त्रीलिंग का होगा तो रमा की तरह, और उस लिंग में फल के समान। अब एक बात इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा, त प्रत्यय से बनी क्रिया के कर्ता में तृतीया विभक्ति क्या होगी, तृतीया विभक्ति। कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी तथा क्रिया कर्म के पुरुष वचन और लिंग के अनुसार होगी। अब यहाँ थोड़ा सा विस्तार इसलिए हो रहा है कि कर्मवाचक भाववाच्य होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होगा। हाँ, उसी तरह से ये भी है। जैसे अब तो ऐसे जैसे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य एक होता है भाव, ये आप जाने प्रत्यय दोनों में चले। तो और एक चीज रहेगा कि देखिए कोई भी वाक्य उसमें तीन चीजें होती है कर्ता, ठीक है, एक होता है क्रिया, एक होता है कर्म। ये तीनों अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं कोई भी वाक्य बनाने में, 80% 90%, बाकी तो वैसे काम चल जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर त प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, त प्रत्यय, ये जो कर्ता है ये तृतीया विभक्ति हो जाएगा, ठीक। और ये जो कर्म है ये प्रथमा विभक्ति। ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार होगी, कर्म के, चित्र कर लेना चाहिए।
ठीक ना। मतलब अगर कर्म में प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा। अगर क्रिया में द्विवचन है तो वो भी द्विवचन में होगा। समझ नहीं, क्रिया के अनुसार। ठीक, राजा बाद में कर लीजिए। क्लियर ना। तो क्या होगा, द्विवचन होगा। मतलब ये आप जान लीजिए कि जब हम त प्रत्यय जोड़ेंगे तो त प्रत्यांत क्रिया वाले कर्ता में तृतीया विभक्ति, ठीक, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म के अनुसार ही क्रिया का रूप चलेगा। अब देखिए आपके इसी में उदाहरण इन्होंने दिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मया पत्रम प्रेषितम। अब यहाँ जो प्रेषितम लिखा हुआ है इसी में ही त प्रत्यय लगा हुआ और यह प्रेषित करना नपुंसक लिंग का बोध करा रहा है, इसलिए प्रेषितम शब्द क्या बना है, प्रेषितम शब्द। क्या भेज रहे हैं, पत्र, कर्म है और किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा। तो इसका मतलब ये था कि मैं पत्र भेजता हूँ, शुद्ध समझिए इसे वर्तमान काल में, मैं पत्र भेजता हूँ। अहम पत्रम, भेजने का क्या दिया हुआ है, प्रेषित, प्रेषति, ठीक है। तो मैं, अरे सॉरी, प्रेषामी, सॉरी, मैं पत्र भेजता हूँ तो अहम पत्रम प्रेषामी, ठीक ना। प्रेषत, प्रेषता, प्रेषंति ऐसे रूप चलाएंगे प्रेषामी। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि नहीं, इसको भूतकाल में बदलिए। अब आपको भूतकाल याद ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे, इसमें त प्रत्यय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, त प्रत्यय, तो बन जाएगा प्रेषितम। क्योंकि ये पत्र नपुंसक लिंग में है ना, तो इसी के अनुसार इन्होंने क्या कहा नियम में कि त प्रत्यांत माने त प्रत्यय से बनी हुई क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति। तो यहाँ देखिए मया तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, हाँ मां मया। और हाँ कि कर्म में प्रथमा विभक्ति, पत्रम प्रथम, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। तो पत्रम प्रथमा विभक्ति एक वचन का जब रूप हो गया तो ये भी नहीं प्रथमा, प्रथम पुरुष एक वचन का, चलिए प्रेषितम। क्लियर हो गया ना। वही हो गया कि मेरे द्वारा पत्र भेजा गया। इसी प्रकार गुरुड़ा आदेश दत्त, गुरु जी के द्वारा आदेश दिया गया, ठीक है। अब यहाँ गुरु, अब यहाँ क्या है, गुरु जी द्वारा आदेश दिया गया। अगर आप कहते गुरु जी ने आदेश दिया है तब आप बताते भाई, तब गुरु लिखते, गुरु आदेशम ददाति, ठीक है। तो वहाँ ददाति होता है वर्तमान काल में, यहाँ दत्ता बन गया। तो ये जो दत्ता हमें त प्रत्यय है, दा धातु है, ठीक है। और यहाँ आदेश कर्म है, ये प्रथमा विभक्ति में हो गया और ये करता है तृतीय विभक्ति में। कहने का मतलब इनका इतना ही है कि हम त प्रत्यांत वाले क्रियापद का प्रयोग कर्मवाच्य में अथवा भाववाच्य में करते। जब कर्मवाच्य में रहेगा अथवा भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में रहेगी, और कर्मवाच्य होने पे कर्म प्रथमा विभक्ति में होगी, और भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है, क्रिया में ही प्रथम पुरुष एक वचन होगा। खैर कर्मवाच्य भाववाच्य बाद में बताएंगे, खाली इतना समझ लीजिए कि अगर त प्रत्यय जुड़ा है तो कर्ता कहाँ होगा, तृतीय विभक्ति। ठीक हो गया ना। चलिए अब नीचे देखिए दिया गया है आपका महत्वपूर्ण धातुओं में त प्रत्यय के योग से। अब त प्रत्यय से बने हुए जो क्रियापद हैं उनको आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ कुछ चीजें आपको अलग से जाननी आवश्यक है कि त प्रत्यय जुड़ने पर धातु में क्या क्या परिवर्तन, तब इसको हम थोड़ा सा अलग से बता देंगे। दो चार चीज पॉइंट्स हैं, उसको आप लिख लेंगे वो ज्यादा सही। जैसे अगर क्या कहा, पहला ये पॉइंट्स रहेगा आपका, पहला चीज क्या कि त प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो आप बताएंगे त शेष क्या बचता है। ठीक हो गया ना। और ये जो त है ये क्या है, कित है, क्योंकि इसमें क की इत संज्ञा,
क्योंकि इत संज्ञा से क्या है, चित। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा कि त प्रत्यांत वाला जो हम इसे पॉइंट्स में कर दे रहे हैं, 1 2। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि त प्रत्यय वाला जो पद होगा, क्या होगा, भूतकाल का। किस काल का, भूतकाल। और चौथा ये रहा कि त प्रत्यांत, त प्रत्यांत वाले वाक्य में कर दीजिए, है कि नहीं, हमारे वाक्य में कर्ता तृतीया विभक्ति न कर्म प्रथमा विभक्ति, ठीक ना, और क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, ठीक ना। इतना चीज हो गया। फिर इसके बाद अब अगला पॉइंट है पांचवा आपका, त प्रत्यांत वाले पद में गुण या वृद्धि नहीं होगा, ठीक ना। और फिर इसके बाद है धातु के अंतिम पंचम वर्ण का लोप होगा, पंचम वर्ण का लोप होगा। हलंत युक्त धातु है, ऐसा है हलंत युक्त, तो ईट का आगम होगा, माने बीच में ई जुड़ जाएगा। ये चीजें अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, जब उदाहरण आएगा सब समझ में आने लगेगा। मतलब ये रहेगी, इसे त प्रत्यय जोड़ेंगे त आपको वहां मिलेगा अंत में, ठीक। और दूसरा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कीत कहेंगे। त प्रत्यांत पद भूतकाल में आता है, इसका कर्ता तृतीया में होगा, कर्म प्रथमा में होगा। और त में अगर त प्रत्यय लग गया है तो धातु में गुण वृद्धि क्रिया नहीं होगी, धातु के अंतिम पंचम वर्ण का लोप हो जाएगा। और जैसे जब अंतिम वर्ण का लोप जब होगा, ठीक ना, लोप होगा, किंतु अब यहाँ क्या कर देंगे, ईट का आगम नहीं हो, ईट का आगम, आगम माने आना बगल, नहीं मतलब वो नहीं आके जुड़। पहले ने कहा ना कि जो ई है वो जुड़ जाएगा जब हलंत युक्त होगा, लेकिन जब पंचमाक्षर का लोप करेंगे तो हम उसमें ई नहीं जोड़ेंगे। अभी सब आपको दिखाएंगे एक एक चीज, तो वो चीजें आपका क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। एक और इसमें इन्होंने कहा, अगला पॉइंट यहाँ कर लीजिए, संप्रसारण किया हो। संप्रसारण मतलब ये समझेंगे आप कि यदि यह है तो यह के स्थान पे ई होगा, यदि वह है तो वह के स्थान पे उ होगा, अगर र है तो री होगा, क्या होगा, री। और अगर री है तो, अरे ल है तो री हो जाएगा। ल है तो री हो जाएगा, ठीक हो गया ना। और एक चीज क्या है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या यार, इसे हो गया बिची बिची ना, इतना हो गया ना, संप्रसारण क्रिया हो रही है, मतलब अगर यह ई हो जाएगा। फिर कहा इस प्रत्यय में अंतिम मतलब धातु में का आगम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, च और ज के स्थान पर क हो जाए, क्या हो जाता है, क हो जाए।
ठीक हो गया ना। और उसके बाद इस त प्रत्यांत के रूप तीनों लिंगों में हो, ठीक ना, तीनों लिंगों। जैसे पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह। इतना इसमें कुल मूल पॉइंट था। अब हम अलग अलग करके आपको यहाँ उदाहरण दिखा, इससे आप जान सकेंगे कि ये नियम इसमें लागू हो रहे हैं नहीं, जितना हमने आपको बताया। जैसे लिख धातु, क्या है, लिख धातु। अब यहाँ आप नियम देखिए, जैसे हमने यहाँ एक चीज लिखवाया है यहाँ पर, ठीक ना, कि हलंत युक्त जो भी धातु होगा उसमें ईट का हम आगम करेंगे। तो यहाँ देखिए लिख में ख हलंत है ना, अब हम क्या करेंगे, ईट कर देंगे बीच में, ये बन जाएगा ली। ईट माने ई, ईट माने क्या रहेगा, ली तह, क्या बन गया, लिखित। त कहाँ से मिला है, त यहाँ हमने क्या कहा था, त शेष बचेगा ना, त प्रत्यय आप जोड़ रहे हैं, तो त प्रत्यय जब जोड़े आप तो भैया त बचा नंति मुआ में, तो त आपने लिख दिया। फिर एक चीज हमने कहा था कि अगर हलंत वाला कोई धातु है व्यंजन वाला, आप उसमें ई लगा देंगे बीच में, ईट का आगम मतलब बीच में ई लगा देंगे तो बन गया लिखित। अब जैसे पठ है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठिता बन गया। देखिए आप तुरंत बता दिए। अगर हंस है तो क्या होगा, क्या हो जाए, अगर चल है तो क्या हो जाएगा, अरे यदि चल है तो क्या हो जाएगा, एक चीज तो क्लियर हो गया अब आपका ना, कि अगर हलंत समय हलंत है, समय हमने ई जोड़ दिया, पठ में ठ में हलंत है, ठीक है, पठिता हंसता लिखता, ठीक है, चलिता। अब इसके बाद अब अगला हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए, अब वो वाला छोड़ के हम आते हैं दूसरे पे। जैसे नी धातु, क्या है, नी धातु। अब इसमें ये हलंत तो है नहीं, तो कुछ नहीं करना है, बस जो ऐसे कर देंगे नीत, क्या कर देंगे, नीता, बस इतना नहीं करना, तब जुड़ ही रहा है, नीता हो जाए। क्री है, क्रीता भी है, भीता बहुत सारे हैं, तो क्री है तो कीता, भी धातु है, भीता माने डरने वाला, भी इस तरह। अब जैसे इस यहाँ पर ई है, ई के स्थान पर नेता होना चाहिए था जब गुण वृद्धि होता तब, लेकिन इसमें हमने क्या बताया कि जब एक त प्रत्यय जुड़ेगा तो उसमें गुण और वृद्धि नहीं होगा, लिखा है ना, इसलिए यहाँ गुण वृद्धि नहीं हुआ, सीधा सीधा नीता कीता भीता आपने लिख दी, ठीक ना। चलिए, और उसके बाद संप्रसारण वाला एक उदाहरण मिल जाता तो उसको हम आपको दिखा देते, हर एक नियम देख लेते ज्यादा सही रहता है ना, है कि नहीं। एक तो हमने यहाँ लिखवाया कि पंचम अक्षर का लोप होता है, यहाँ पंचम अक्षर का लोप होता है। जैसे गम धातु, गम धातु है, अब इसमें हमने त प्रत्यय जोड़ा, तो यहाँ देखिए क्या है, म है, पंचम अक्षर है ना, प प प प म। अब इस म का लोप कर देंगे और एक चीज क्या लिखें, इट का आगम
नहीं होगा, यही इट का आगम नहीं होगा। देखिए ना यही चीज कि धातु के अंतिम पंचम वर्ण का लोप किंतु इट का आगम नहीं होगा। अब इट का आगम नहीं किया, इसका मतलब ई नहीं रहेगा बीच में, तो म का लोप कर दिया, तब बच गया, क्या बन गया, गता। बचा कि नहीं बचा भाई, म हट गया यहाँ तब मिल गया, बस गता बन गया। ये जब हम झारखंड पेपर गए थे देने, तो वहां पे गम धंग तक दिया था और लोग गलती कर दिए थे, तो ये चीजें हैं। अंतिम वाले ऐसे और है, हन है, अतः, मन है, मतः, ठीक है। अब एक धातु इस संप्रसारण वाला हर एक नियम दिखा दे रहे हैं। जैसे ये वाला नियम आपका हो गया पंचमाक्षर वाला, हलंत युक्त इट का आगम होगा, ये भी, ये दोनों हो गया। गुण वृद्धि ये भी दिखा दिए। शेष बच रहा है कित बन रहा है, और भूतकाल के अर्थ में आ रहा है, वो भी उदाहरण से मैं आपको दिखा दिया। कर्ता में दिया है वो भी आपने देख लिया, कर्म प्रथम है आपने इसको भी देख लिया, उदाहरण में दिखा दिए। अब ये एक चीज है संप्रसारण वाला, ये वाला नहीं, ठीक है। माने अगर ये वह है तो क्या हम बताए हैं, उ हो जाएगा, व का उ, र का री, य का ई, ल का लरे। जैसे एक धातु है वस धातु, क्या है, वस धातु है। अब ता प्रत्यय हम जोड़ दिए, तो पहली बात तो यहाँ स है, हलंत है, इसका मतलब ई का आगम होगा। यहाँ देखिए वह से वकील लिखा है ना, इसके स्थान में क्या कर देंगे, उ, तो बन जाएगा उ सी तह, क्या बन जाएगा, उसी तरह। क्या ऐसे देखिए, व का क्या बना, उ, संप्रसारण क्रिया हो गई। स के पहले ई लगा दिए, बन गया सी, और त जोड़ दिए, बन गया उसी तरह। ई क्यों आ गया, क्योंकि स हलंत युक्त है, बस यही है, ठीक ना, बस इतना है। और उदाहरण दिखा दे रहे हैं, जैसे वच है, वच धातु, यहाँ हो जाएगा उक्त, क्या बन जाएगा, च। अब देखिए च था, च का क्या बन गया है, क। यहाँ हमने एक चीज लिखवाया कि च और ज के पर क हो जाए, देख रहे हैं ना, तो वो भी यहाँ मिला कि नहीं मिला, यहाँ च था, क्या हो गया, क, बन गया उक्त। क्लियर हो रहा ना, तो ये सब है, यही सारी चीजें हैं। एक क वाला भी एक आप देख ही लिए, इसमें एक और दिखा दे रहे हैं। जैसे भुज धातु, क्या है, भुज धातु से त प्रत्यय जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ज है, ज का क्या करेंगे, क कर देंगे, तो बन जाएगा भुक्त, क्या बन जाएगा, सही है ना। मुझ है, मुक्त है, युज है, युक्त, भुज है, भुक्त, भज है, भक्त, हाँ, त्यज है, त्यक्त, ऐसे सब बना लेंगे आप, ठीक। तो चलिए, तो आपने सारे नियम देख लिया, तो सिंपल सी बात बस इतना ही रही है कि त प्रत्यय आप किताब में आपके से जो दिया हुआ है, बस हम उसको एक बार दिखा देते हैं कि थोड़ा आप क्लियर हो लेंगे। यहाँ इसमें सब में वो कार्य हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं, इसको भी दिखा देते हैं। जैसे स्था धातु है, तो यहाँ पर स्थितः ईट का आगम कर दिए, बन गया है स्थितः, ये पुल्लिंग वाला हो गया, ठीक हो गया ना। ये किसका है, तो पुल्लिंग का है। स्थिता स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्थिता रमा, और फलम स्थितम, ठहरा हुआ, सही बना। फिर कहा भूत में क्या जोड़ेंगे, भूतः, भूता, भूतम, पामे, पीतः, पीता, पीतम, ठीक है। तो यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं, जो आकारांत है इसमें भी ईट का आगम हो रहा है, ठीक है। आकारांत में भी ईट का आगम, ठीक है। जी है, जीतः, हस है, हसितः, अंत वाला है, पठितः, लिखितः, ना, उधर लिखिता, पठिता, हर्षितम, लिखितम, ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखिए पठ है, तो पठितः, सही है, समझ में आ रहा ना वो। ये नियम खाली आप लिख लेंगे, बस इसे आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, कय है, अरे कथ रहेगा, यहाँ देखिए कथितम दिया ना, यहाँ कथितम, पथ है, पतितः, कथितः,
क्रीडितः, यहाँ म है, म का लोप करेंगे, इट का आगम नहीं करेंगे, गतः बन जाएगा। सेव है, सेवितः, सही बना। अच्छा, वो यहाँ मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिखा भी है, भीतः, नी है, नीतः, चल है, हलंत है, तो चलितः बन गया। ता है, तत्तः, ठीक है। इसको थोड़ा आप देख लीजिए, अलग से थोड़ा दे दिया है तो आप याद कर लेंगे अलग से। पूज है, पूजितः, स्ना है, स्नातः, यहाँ भी ईट का आगम नहीं हुआ है ना। ये दोनों चीजें आप थोड़ा क्लियर देख लेंगे अलग से, ठीक है। यहाँ और धातु सूत्र लगे हुए हैं, तो संस्कृत के सूत्रों पर हम नहीं जाएंगे, ये दो थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको आप दो याद कर लेंगे। बात क्लियर ना। तो सिंपल सा बात आपको हम संक्षेप में इतने बताएंगे कि भैया त प्रत्यय एक भूतकालिक प्रत्यय है जो कि बीते हुए समय का बोध कराता है। जब कोई वर्तमान कालिक धातु हो, अगर हमको उसका भूतकाल का अर्थ लेना हो, हमको भूतकाल का रूप याद न हो, तो हम त प्रत्यय लगा करके भूतकाल का अर्थ ले सकते। और कहा ये कि त प्रत्यय में त शेष बचता है, इसमें क की संज्ञा हुई है, इस वजह से दो चार छह चीजें कार्य इसमें नहीं होगा। जैसे पहला तो अगर ये कित है, इस कित के वजह से गुण और वृद्धि का कार्य नहीं, ना हम गुण कर पाएंगे और ना ही वृद्धि कर पाएंगे। जैसे भीता दिया था तो भेता हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गुण वृद्धि नहीं हो रही है। फिर उसके बाद जो त प्रत्यय जिसमें हम जोड़ेंगे धातु में, अगर वह हलंत वाला है तो उसमें इट का आगम करेंगे। मिस आकारांत में भी देखिए, आपने कहीं कहीं देखा उसमें इट का आगम हो रहा है। फिर इसके बाद च ज है, उसके स्थान पे हम क आदेश कर देते हैं। संप्रसारण क्रिया होती है, अर्थात यदि धातु का शुरुआत य व र ल से हो रहा है तो हम अगर यह है तो ई कर देंगे, वह है तो उ कर देंगे। जैसे वच धन त था, उक्तः बना था, ठीक ना। फिर इसके बाद संप्रसारण क्रिया वाला हो गया। फिर आपका ये था कि यदि ये जो च ज है इसके सामने हम क कर देंगे, जैसे यही उक्तः वाला ही बना है, त्यक्तः बना है, भुक्तः बना है, भक्तः बना है ना, ठीक है। और इसके बाद ये हमेशा कर्मवाच्य या भाववाच्य में ही प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। जब कर्मवाच्य के साथ रहेगा तो इसके कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति। और जब यही भाववाच्य में होगा तो कर्ता में तृतीय तो है ये है, और कर्म है ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आप ध्यान देंगे और आपका ये जो उक्ता प्रत्यय है यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को आराम से देखिएगा, नियमों को देखिएगा तो आपको सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः।